नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया किसानों का सम्मान, बोले जिन्हें आपकी खुशहाली बर्दाश्त वे गुमराह करने में जुटे। महत्वपूर्ण क्लाइंटशिप परियोजनाओं और सेवाओं के बारे में केडी अधिकारियों के साथ आयुक्त ने की अहम बैठक। उद्योग व्यापार संगठन ने नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जिला प्रशासन को दिया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती के अवसर पर किसानों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर नए कृषि कानून की आड़ में किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित किसान सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जब सत्ता में आते हैं तो चीनी मिलों के बंद होने पर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन हमारी सरकार में कोरोना काल के दौरान भी चीनी मिलें चलती रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को किसानों की खुशहाली बर्दाश्त नहीं, वे लोग नए कृषि कानून की आड़ में गुमराह करने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि एमएसपी और मंडियां खत्म नहीं हो रही, इसके बावजूद किसानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए कानून किसान की उपज का मुनाफा उसके खाते में डालने का काम करेंगे। किसानों को जहां से अच्छा मूल्य मिलेगा वहां अपनी उपज बेचने को स्वतंत्र होंगे, लेकिन जिन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है वे किसानों को गुमराह कर रहे हैं। खबर कानपुर से, जहां जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने घाटमपुर क्षेत्र के धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा कुटरा मुकंदपुरा के राजकीय धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र प्रभारी से स्टॉक रजिस्टर मांगा, जिसे उसके द्वारा उपलब्ध नहीं करा पाए। जिलाधिकारी ने नमी मापक यंत्र तथा अन्य आवश्यक उपकरण के विषय में जानकारी की तो केंद्र प्रभारी द्वारा नमी मापक व अन्य आवश्यक यंत्र उपलब्ध नहीं करा सके। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी किसान को अपना बेचने में कोई धान बेचे कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ना अपना धान बेच चुके किसान को किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हुई, इसकी जानकारी हेतु उप जिलाधिकारी घाटमपुर से उनके नंबरों पर कॉल करके जानकारी की। इस पर कोना प्रसाद द्वारा बताया गया कि उसका 39 क्विंटल धान खरीदा तो गया, जिसके लिए केंद्र प्रभारी द्वारा 200 रुपये प्रति कुंटल अलग से उन्हें देना पड़ा तथा अन्य दूसरे किसान रामचरण में भी फोन कर संवाद स्थापित किया गया, जिनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि उससे भी धान खरीदने का 250 रुपये प्रति कुंटल अलग से लिया गया। इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल केंद्र प्रभारी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़े निर्देशन देते हुए सभी केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि एक भी किसान से यदि पैसा लेने की शिकायत किसी भी केंद्र की मिली तो उसके भी खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनपद के सभी किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि अपना धान क्रय केंद्र पर ही बेचे। यदि किसी भी क्रय केंद्र प्रभारी द्वारा धान खरीदने पर पैसे मांगने की मांग की जाती है तो तत्काल संबंधित उप जिलाधिकारी को सूचित करे। शासन की मंशा के अनुरूप किसान को परेशान न किया जाए, इसका अनुपालन सभी क्रय केंद्र प्रभारी को करना है। यदि एक भी केंद्र प्रभारी द्वारा पैसे मांगने की मांग की जाती है तो तत्काल उसके भी खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा बेहंदा गांव में मुख्यमंत्री की घोषणा के निर्देश पर चल रहे अभियान मृतक किसान के परियोजना का नाम खतौनी में छड़ाया जाए, जिसके दृष्टिगत गांव वालों के बीच चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मृत हुई किसानों के नाम बोले गए, जिसके परिजनों के नाम चढ़ाए गए थे। जिलाधिकारी ने उपस्थित किसानों से कहा कि यदि किसी भी किसान की मृत्यु हुई है और उसके परिवार में जमीनी विवाद नहीं है तो ऐसे किसानों के परियोजनाओं के नाम खतौनी में चढ़ाए जा रहे हैं, उसकी सूचना अवश्य दें। उन्होंने कहा कि यदि किसी का जमीनी विवाद है तो कोर्ट में उसका नाम चढ़ेंगे। वहीं कानपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 17 तारीख के दिए गए निर्देश का पालन करते हुए बैठक बुलाई गई। सरकार ने विकास प्राधिकरण के समीक्षा करने के लिए एक निर्देश जारी किया है और समीक्षा के लिए 12 प्रारूप दिए हैं।
बैठक में वीसी सचिव, अपर सचिव, मुख्य अभियंता, संयुक्त सचिव, सीटीसीपी, वित्त नियंत्रण और केडीए के क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित थे। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 31 दिसंबर तक वैध है। लगभग 326 आवेदन निपटाने के लिए लंबित है। आयुक्त ने भी केडीए 31 दिसंबर 2020 तक इन लंबित आवेदनों पर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया और लगभग 2900 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पहचान ओटीएस के लिए की गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक ओटीएस के लिए आवेदन नहीं किया है। आयुक्त ने संबंधित जोनल अधिकारियों से कहा कि वे उनके साथ संपर्क करें और उन्हें ओटीएस योजना से अवगत कराएं और उन्हें ओटीएस के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित करें। राजस्व संग्रह लक्ष्य लगभग 922 करोड़ है। अब तक का कनेक्शन 402 करोड़ है। राजस्व संग्रह प्रतिशत 45% है। पिछले वर्ष की समान अवधि के संग्रहण की तुलना में प्रगति अच्छे और बेहतर है। मंडलायुक्त ने केडीए अधिकारियों को मार्च 2021 तक कम से कम 80% का राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए कहा है। पिछले 2 वर्षों का राजस्व संग्रह लगभग 60 से 70% था। केडीए ने अवैध निर्माणों के रोकथाम में प्रभावी प्रदर्शन नहीं किया है। अब तक लगभग 11,000 अवैध निर्माण चिन्हित है और अंतिम कार्रवाई केवल 16 मामलों में की गई है। अन्य प्रकरण विभिन्न स्तरों पर लंबित है। हरदोई में आईजी लक्ष्मी सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में पुलिस के अधिकारियों के साथ कानून और व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। यहां उन्होंने अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने, महिला अपराधों पर सख्ती से निपटाने को लेकर समीक्षा की। आईजी ने यहां पर पुलिस अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश भी जारी किए। आईजी के पुलिस लाइन में पहुंचने पर सलामी दी गई। सलामी के दौरान एक सिपाही की राइफल लेकर सिपाही को राइफल के विभिन्न प्रकार की बारीकियों को भी आईजी ने समझाया, जिसे वह ठीक से नहीं कर पा रहा था। आईजी लक्ष्मी सिंह पुलिस लाइन पहुंची। यहां पर उन्होंने सलामी दी गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन परिसर में कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा बैठक की। आईजी ने बताया कि समीक्षा बैठक के साथ ही उन्होंने जनपद के सभी सर्किल के सीओ से वार्ता की है, उनके साथ बैठक की है और सर्दी के मौसम में चोरी की वारदातों को देखते हुए सभी सीओ को इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देकर अपेक्षित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और बताया गया है कि जनपद में इस प्रकार के जो वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, पहले उनके इतिहास को देखा जाए, उनकी गतिविधियों पर निगरानी की जाए और विशेष अभियान चलाकर पूरे मामले में कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी बताया कि इस विषय पर एसपी से भी उन्होंने वार्ता की है और निर्देशित किया है कि आसपास के जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से वार्ता करके इस विषय पर कार्रवाई की जाए। आईजी ने बताया थाना स्तर पर जो मिलान की व्यवस्था है, इसको लेकर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को उन्होंने दिए हैं। बिसरा प्रिजर्व होने और उनकी रिपोर्ट आने में लंबे समय लगाने और उनके शीघ्र निस्तारण को लेकर उन्होंने बताया कि डायरेक्टर से बात भी की गई है, डीओ लेटर भी जारी किए गए हैं और उन्हें भरोसा है कि जल्दी तीव्र गति के साथ विस्तार निष्पादन किए जाएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी के विषय में आईजी ने बताया कि पुलिस के अधिकारियों को गांव-गांव में आमद बढ़ाने, लोगों से संवाद स्थापित करने के साथ ही गांव में नेटवर्क विकसित करने के लिए भी कहा गया है, जिससे पंचायत चुनावों पर पूरा खाका तैयार किया जाएगा। आज जनपद की जो है वो अपराधियों पर जो नकेल कसने की कार्रवाइयाँ हुई हैं, गैंगस्टर एक्ट के तहत जो कार्रवाइयाँ हुई हैं तथा विभिन्न महिला संबंधी अपराधों में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ नगर सर्किल की भी हम ऑर्डरली रूम कंडक्ट कर रहे हैं और जिसमें हम उनके तमाम तरह के जो उनके दायित्व हैं उसकी समीक्षा करेंगे। हम ठंड आ गई है, चोरी की घटनाएं जो है वारदातें बढ़ गई हैं, कैसे देखते हैं पुलिस अमला और किस तरह से क्या रणनीति तैयार की गई है शिकंजा कसने के लिए? देखिए, इसी में अभी हमने जो अलग से मीटिंग ली थी उसमें सभी क्षेत्राधिकारी गण को इसमें निर्देश दिए हैं। 2 चीज़ें इसमें करनी है। एक तो हमारे पिछले जनपदों में पिछले वर्षों में विगत जो भी अपराध कारित हुए हों उनके गैंगों के बारे में वो शिनाख्त कर लें, उन पर हम लोग थोड़ी सी कार्रवाइयाँ कर लें कि उनकी एज ऑफ नाउ क्या लोकेशन है और उनकी क्या गतिविधियाँ हैं। दूसरा, इस समय में कतिपय ऐसे आपराधिक ट्राइब्स के गैंग भी चलते हैं जो इस मौसम में इस तरह की घटनाएं कारित करते हैं, तो उन पर प्रिवेंटिव मेजर्स चलाने, उनका उन्मूलन हेतु विशेष अभियान चलाने के लिए भी क्षेत्राधिकारी गणों को समीक्षा के लिए, बैठक करने के लिए और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अन्य जनपदों से भी आने वाले, क्योंकि हम लोगों का बहुत ट्रांजिट रूट पड़ता है, इसलिए उसमें भी हमने कहा है कि एसपी साहब एक बार अन्य जनपदों के एसपी से बात करके एक सम्मिलित रूप से कार्रवाइयाँ कर लेंगे। जहाँ तक थाना लेवल की बात है तो गश्त मिलान का सिस्टम डेवलप किया जाना और उसको कड़ाई से लागू किया जाना जरूरी है। ठंड में हमारे सिपाही रात्रि गश्त करें और उसमें मौजूद रहें तो उसकी भी व्यवस्था हमारे जनपद स्तर से की जानी चाहिए।
मैम रात्रि गश्त की आपने बात की, रात होते ही चौकियाँ जो है वो बंद हो जाती हैं। उसका कारण ये है कि पुलिस के जो कर्मी हैं वो पेट्रोलिंग पे रहते हैं। ऐसे में क्या लगता है पुलिस कर्मियों की कमी है, उसको किस तरह से देखती देखिए हैं? कमी है और उसके लिए प्रदेश स्तर पर व्यापक रूप से कार्रवाइयाँ अपने डिसीजन मेकिंग जो पॉलिसी मेकिंग है उस स्तर पर हो रही है। हमारे अपने स्तर से जो किया जाना जरूरी है वो ये है कि यदि चौकी किसी दृष्टि में बंद होती भी हो तो उसमें हमने पीआरबी व्हीकल्स जो है और जो थानों की सेकंड मोबाइल व्हीकल हैं इनके रूट चार्ट तैयार किए हैं। उनकी समीक्षा करके नए रूप सिरे से तैयार करने के लिए भी निर्देश दिए गए थे जो कर लिए गए हैं। और अब ये पीआरवी व्हीकल्स के द्वारा जगह जगह पर स्टेशन होकर सुरक्षा की एक भावना जागृत की जाएगी। मैम बिसरा प्रिजर्व कर लिया जाता है, अपराधियों को समय मिल जाता है, उस बीच आज भी कई ऐसे बिसरे हरदोई में हैं, सैकड़ों हजारों जिनकी जांच पेंडिंग पड़ी है। किस तरह से देखती हैं, क्या वजह रहती है इसके पीछे? देखिए सैकड़ों और हजारों नहीं है, लेकिन यस ये हमारी एक अपनी जिसको आप कह सकते हैं कमी है। विसरा टेस्टिंग के लिए और उसके लिए एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज को जाता है। हमारी तरफ से विगत वर्षों में विगत माह में नवंबर के माह में डायरेक्टर एफएसएल के साथ भी बैठक की गई थी और अपनी रेंज के सभी जनपदों के लिए, न केवल हरदोई बल्कि सभी जनपदों के लिए किया गया था। डीओ लेटर्स भी लिखे जा रहे हैं और अब उनके निष्पादन में कुछ तीव्र गति से निष्पादन हो रहे हैं और आशा करते हैं कि अगले एक माह में ये कुछ हम बैलेंस की स्थिति में आ जाए। मैम चुनावों का दौर आ रहा है, कैसे देखती हैं? देखिए इसके लिए हम लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स बढ़ाने हैं, गांव-गांव में अपनी आमद बढ़ानी है, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना है, ग्राउंड लेवल पर अपने मैनुअल इंटेलिजेंस को मजबूत करना है और कई सारे मेजर्स अब बताए जा रहे हैं। आज की भी बैठक में इसकी समीक्षा की जा रही है। गांव में जाने, लोगों से जनसंपर्क करने, प्रिवेंटिव मेजर्स को करने से हम 3 तरफा कार्रवाइयों के जरिए एक ऐसा नेटवर्क विकसित करेंगे जिससे कि हम अराजक तत्वों पर नकेल कस पाए। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां उद्योग व्यापार संगठन ने आज नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर तुलसी पार्क में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका पर सिकमी किराएदारों का नगर पालिका द्वारा किराया बढ़ाया जाने और अन्य समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया एवं एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि नगर पालिका के कर्मचारी जो कि ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं उसे चेयरमैन द्वारा बड़े बाबू बना दिया गया है, जो पूर्व में गबन के पैसे भी तनख्वाह से कटवा चुके हैं। नगर पालिका के स्टोन ओपन नगर पालिका स्कूल की फीस के गबन के आरोप भी लग चुके हैं। नगर पालिका चेयरमैन अपने घर पर रहने वाले कर्मचारियों को भी नगर पालिका से तनख्वाह दिलाई जा रही है एवं अपने प्रचार प्रसार के लिए नगर पालिका से ही लाखों रुपए खर्च कर चुकी है। इसलिए वह मांग करते हैं कि जल्दी नगर पालिका के भ्रष्टाचार की जाँच हो। क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश त्यागी है। 509 जो नगर पालिका दुकानदार हूँ उनका अध्यक्ष हूँ। आज आप तुलसी पार्क में इकट्ठे हुए, किस मामले को लेकर, क्या प्रॉब्लम? 1 साल से हमारा आंदोलन चल रहा था। नगर पालिका चेयरमैन के साथ वार्ता भी हुई। उन्होंने अंधाधुन एक मीटिंग बुलाकर सभासदों की अंधाधुन किराया बढ़ोतरी प्रीमियम लागू कर दिया, लेकिन हम लोगों ने बाजार बंद कर प्रदर्शन किया और हम लोग हमारे जो मंडलायुक्त हैं उनसे मिले। उन्होंने हमारी समस्या समझी और आदेश दिया कि प्रस्ताव संख्या 133 के आधार में इनका कार्य किया जाए। आपने कई सारी मांगे लिखी हुई है इसमें, मुख्य मांग क्या है इसमें? जो मुख्य मांग यही है कि हमारा कार्य जो हमारे मंडलायुक्त का आदेश है, जो शासनादेश है, उसके आधार पर दुकानदारों का काम किया जाए। हमारी अलग से मांग नहीं, हमारी शासनादेश के अनुसार मांग है। स्कूल का भी एक मुद्दा लिखा हुआ है कि फीस बढ़ाई हुई है नगर पालिका। हमने ये नहीं लिखा, हमने ये लिखा कि जो आपने नोटिस भिजवाए वे नोटिस वे बाबू भेज रहे हैं जिन बाबू पे पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। अब पुनः उन्हें हमारी फाइलें दे रहे हैं, तो वे क्या न्याय करेंगे? तो जो क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो ईमानदार बाबू हों, जो ईमानदार कर्मचारी हों, उन्हें इस कार्य में लगाया जाए और उनसे बैठ के हमारी समस्या का प्रस्ताव संख्या 133 के आधार पर सभी दुकानदारों का निराकरण कराया जाए। स्वार्थकर बता रहे कि 3 साल बेमिसाल है, 3 साल में इतना कार्य किया, इतना कोई नहीं कर सकता। जो कार्य किया है जी वो हमने आज सब आपको दिया है, वो आपने देखा होगा, हर जगह फोटो लगी हुई है जी। अपनी पेंटिंग में 80 लाख रुपए का हमने आज दिया है कि इतने रुपए खर्च किए हमें, अपना ही नाम हर जगह छपा हुआ जी। बाकी आप देख रहे हैं अभी एक बेचारा रिक्शा वाला था जिसकी मौत हो गई जी गिर के गड्ढे में जी। गड्ढों के क्या हाल है आपको बताने की जरूरत नहीं सर, आप तो खुद ही मीडिया वाले हैं। क्या हो रहा शहर में हमें बताने की जरूरत नहीं। अभी रुड़की रोड पे हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। हम ये करेंगे सर
हमने 10 जनवरी तक का समय दिया है। 10 जनवरी के बाद हमारा जेल भरो आंदोलन, हमारा आत्मदाह और हम घेराव करेंगे सर। बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। चेयरमैन का घेराव करेंगे और सभी जनप्रतिनिधियों का भी हम घेराव करेंगे सर, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के भी हम सबका, कोई भी किसी पार्टी का हो, चाहे सांसद हो और चाहे कोई मंत्री हो, सबका घेराव हम 10 तारीख के बाद करेंगे। सर आज ज्ञापन दिया व्यापारियों ने, किस मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया? मुजफ्फरनगर में आज व्यापारी जो संगठन है उनकी तरफ से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने दुकानदारों की किराएदारी को लेके, सिकमी किराएदारी को लेके और जो वारसान है उसको लेके अपनी समस्याओं के संबंध में नाराज़गी जताते हुए ज्ञापन दिया है और ये मांग की है नगर पालिका की ओर से कि इनका समाधान शीघ्रता से किया जाए। ये प्रकरण काफ़ी लंबे समय से लंबित है। इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार नगर पालिका से भी बात कर रहे हैं और व्यापारियों से भी बात कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस वहीं मुजफ्फरनगर में लापता पुत्र की सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर पिता ने ग्रामीणों संघ एसएसपी के नाम प्रार्थना पत्र सौंपा। कचहरी परिसर स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर थाना शाहपुर क्षेत्र के गांव कसेरवा के दर्जनों ग्रामीण एवं दुखदाई पिता संघ ग्राम प्रधान अखलाक अहमद के साथ पहुंचे और एक प्रार्थना पत्र एसएसपी महोदय के नाम सौंपते हुए बताया कि उनका पुत्र तसव्वर, जिसकी आयु 17 वर्ष है, वह बिजली फिटिंग का कार्य करता है। दिनांक 29 दिसंबर को वह घर पर खाना खाने के लिए आया था। उसके पास वसीम पुत्री फारूक निवासी ग्राम सांजक, जिसकी शादी कसेरवा में ही रिशाद पुत्र शौकत के साथ हुई है, जो अपने मायके सांजक में गई हुई थी। उसने फ़ोन पर बताया कि उसके यहाँ कुछ बिजली फिटिंग का कार्य करवाना है। ग्राम सांजक आ जाओ, जिस पर तसव्वर 4 बजे के आसपास घर से चला था। बरवाला गेट के पास पहुंचने के पश्चात बस से उतरकर वसीमा के घर जाने लगा तो पहले से ही रास्ते में घाट लगाए बैठे तालिब पुत्र साजिद, उमर मोहम्मद पुत्र साजिद, हकीम पुत्र इस बदीन ने अन्य लोगों के साथ मिलकर जबरन ईख के खेत में खींच लिया और उसके साथ मारपीट करते हुए उसका मोबाइल छीन लिया। देर रात्रि तब भी उसके घर पर वापस न पहुंचने पर हम लोगों ने उसे काफ़ी तलाश किया, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल पाया। ठीक उसी समय इकबाल पुत्र मेहरुद्दीन ने हमें बताया कि जब वह मुजफ्फरनगर से वापस घर जा रहे थे तो रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग तसव्वर के साथ मारपीट करते हुए ईख के खेत में लेकर जा रहे थे, जिस पर मैंने द्वार व अन्य लोगों के द्वारा उससे छुड़ाने के प्रयास किया गया, लेकिन उक्त वक्त ने तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने को कहा और हमें वहां से भगा दिया। हमें शक कि मेरे पुत्र को इन लोगों ने जान से मारकर उसके शव को खुर्द-बुर्द कर दिया है या उसके शव को कहीं छिपा दिया है, जो आज तक नहीं मिल पाया है। इस संबंध में हम लोगों ने थाना शाहपुरा पर भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई ना कोई मुजरिम पकड़ में आया है और ना ही उन लोगों से मेरे पुत्र के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। जैसा कि आप अवगत हैं कि हर वर्ष नक्सल प्रभावित एरिया में सरकार द्वारा दी गई अनुदान से यहाँ के गरीब लोगों को कंबल, ट्रैक सूट, अन्न या हर चीज़ वितरित किया जाता रहा है। उसी कड़ी में आज इस वर्ष इसके प्रथम चरण के रूप में अरोरा थाने के अंतर्गत यहाँ के विभिन्न वर्ग के लोगों को, गरीब वर्ग के लोगों को, नक्सल प्रभावित लोगों को आज हमारे द्वारा कंबल, चावल, ट्रैक सूट प्रदान किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने माताएं, बहनें, बच्चे बैठे हैं जो उनको इस कार्यक्रम के तहत समस्त सामग्री वितरित की गई। इसके लिए कहाँ से अनुदान आता है, किस तरह से अनुदान आता है? ये अनुदान सरकार द्वारा हर वर्ष दिया जाता है और उसी अनुदान के तहत हम लोग क्रय करके इनके बीच बांटते हैं। कितने गांव के लाभार्थियों को बांटा गया? आज अरोरा थाना के हमें लगता है कम से कम यहाँ के 25-30 गाँव के लोग, गरीब लोग इकट्ठा हैं जिनको वितरित किया। धन्यवाद। और फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए डीपीके न्यूज़ के साथ।